नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। हमारे सभी दर्शकों को आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमोडिटी राउंडअप में हम आज यहां पर बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कच्चे तेल में बढ़त देखने को मिली है, लेकिन अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो करीबन 2.5% की गिरावट भी है। कैसे बनाए यहां पर स्ट्रैटेजीज बताएंगे आपको। साथ ही जन्माष्टमी पर सस्ता हुआ है सोना और चांदी, तो क्या ये खरीदने के मौके हैं, इस पर भी करेंगे बात। साथ ही कॉटन की तेजी के बाद जहां पर इंडस्ट्री के जो हाल हैं, इन सभी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा, एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया। कॉटन की तेजी पर बात करेंगे साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जगदीश चंद्रन से। साथ ही हमारे साथ आज जुड़ेंगे एक बेहद खास मेहमान, इमामी एग्रोटेक के डायरेक्टर कृष्ण मोहन न्यायपति। लेकिन शुरुआत हम यहां पर सोने चांदी के साथ ही करेंगे, जहां पर गिरावट आज भी देखने को मिली है। अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो क्लियरली जिस तरह की तेजी डॉलर इंडेक्स में है, जो 107 के ऊपर फिर से है, उसका एक असर हमने यहां पर सोने और चांदी दोनों में आता हुआ देखा है। साथ ही साथ यहां पर भारतीय बाजारों में खरीदारी है। आज जन्माष्टमी है, राखी के मौके पर हमने यहां पर सोने चांदी में खरीदारी आते हुए देखी ही थी, और एक हफ्ते के बाद यहां पर गणेश चतुर्थी भी है। तो फेस्टिविटीज के बीच में तो हम हैं ही, खरीदारी के ये मौके कैसे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। धर्मेश, आपको क्या लगता है यहां पर अगर सोने की बात की जाए तो जिस तरह की मुनाफा वसूली देखने को मिली है, आप किन लेवल्स पे बाइंग रेकमेंड करेंगे? देखिए, अगर आप सोने की बात करें तो सोना कंप्लीटली एक रेंज में आ चुका है। 1750 1775 डॉलर से मैक्सिमम 1800 डॉलर की ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो नहीं पा रहा। फंडामेंटली अनचेंज है, और जिस रफ्तार से डॉलर इंडेक्स फिर से बढ़ रहा है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 108 109 की तरफ बढ़ सकता है। तो उस कारणवश आप देखिए कि सोने में आपको थोड़ी सी कमजोरी 1750 अंतरराष्ट्रीय, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 51,000 के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेन होना चाहिए। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा, जो स्पेक्युलेटर्स है वो यहाँ पे बाइंग ना करे, शॉर्ट के साइड में रहे। बट जो लॉन्ग टर्म बाइंग करना चाहते हो वो वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखे। आपको यहाँ से एटलीस्ट 500 से 1000 रुपए की गिरावट मिलेगी, जहां पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि 2-3 दिन में कुछ गिरावट बरकरार रह सकती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो एक स्टैगर्ड तरीके से आप यहां पर खरीदारी शुरू कर सकते हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस, क्योंकि यहां पर गिरावट कुछ ज्यादा है। $20 के स्तर तो हमने टूटते हुए देखे ही हैं, और जो रुपये में ठहराव है उसका भी असर यहां पर। सबसे पहले मनीषा जी, आपको सीएनबीसी की पूरी टीम, धर्मेश एंड सारे व्यूअर्स को फेस्टिविटी की काफी ढेरों शुभकामनाएं। बात करें कि सोना एंड चांदी की पर्टिकुलर लग रहा है कि अभी जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, जो धर्मेश ने राइटली पॉइंट आउट किया कि डॉलर इंडेक्स ने जो बॉटम बनाया है, और अभी जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स ऊपर आ रहा है, तो उसका असर दोनों बेस मेटल एंड बुलियन दोनों में है। हालांकि गोल्ड फिर भी देखे तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन कंसर्न के हिसाब से आउट परफॉर्म कर रहा है, बट मुझे लग रहा है कि चांदी में थोड़ा वीकनेस क्लियर दिख रहा है। पर्टिकुलर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो जो 56,000 के करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से और गिरावट का चांस है। डाउन साइड मेरा मानना है 55,200 तक के लेवल्स आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो कंपैरेटिव गोल्ड सिल्वर में वीकनेस ज्यादा दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है जब तक 56,500 के ऊपर चांदी क्लोज नहीं होती वीकली बेसिस पे, तब तक उसका ऊपर आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में भी देखे तो वहां पे भी वो 1950 से लेकर 2050 के रेंज में फंसा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी अपसाइड या कोई भी यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आता है तो वो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, और शॉर्ट टर्म में चांदी में दबाव जारी रह सकता है। इस साल के अंत तक रवि कैसे देखते हैं चांदी के प्राइसेस? इस साल के अंत तक मुझे लग रहा है कि जो ब्रॉड रेंज है वो 54,000 से लेके अपर साइड 60,000 का एक कैप रहेगा। ये रेंज में रहेगा। यहाँ से और 2000 पॉइंट की वीकनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेस करना चाहते हैं फेस्टिविटी में, ये जो भी गिरावट आ रही, तो 54,500 एक बड़ा अच्छा एक्यूमुलेशन जोन होगा, जिसको 60,000 तक के टारगेट के लिए बाय करना है, वो डीप पे बाय कर सकते हैं। शायद एक साल का वेट भी ना करना पड़े आपको। जल्दी मींस के ये टिल दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको सितंबर ऑनवर्ड्स आपको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग सिल्वर में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये जो भी गिरावट है, जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो लोग सिल्वर में डेफिनेटली बाय के लिए सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोने और चांदी दोनों ही बेहतर हैं, और वो रेंजेस भी आपको दी गई हैं आने वाले साल के लिए। मूव ऑन करेंगे और बात करेंगे यहाँ पर अब कच्चे तेल की, क्योंकि इस हफ्ते में भारी उठापटक देखने को मिली है। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स थे जिनका असर हमने कच्चे तेल पे आता हुआ देखा, और इवन एज दोनों वेराइटीज $90 के ऊपर कारोबार कर रही हैं, लेकिन इस हफ्ते के लिए करीबन 2 से 2.5% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार है। धर्मेश, ओपेक के नए सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि वो ओपन माइंड से 5 सितंबर की मीटिंग कंडक्ट करेंगे। अगर भाव गिरते रहे तो हो सकता है आउटपुट कट किया जाए, अगर बढ़ते रहे तो यहां पर दोनों ही तरीके से यहां पर वो व्यू लेने के लिए तैयार हैं। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को, और अब आगे जाके क्या लगते हैं क्रूड के प्राइसेस?
देखिए कच्चा तेल की बात करें तो कच्चे तेल में जो फंडामेंटल व्यू है अभी भी मार्केट में थोड़ी सी मंदी का रहेगा। अगर आप देखिए कल के सत्र में जो तेजी देखने मिली थी वो कंप्लीटली एक शॉर्ट कवरिंग है। कल एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के कारण आपको एक अच्छी खासी छलांग देखने मिली है। बट मुझे लगता है कि फिर से मार्केट वीकनेस आएगा, डॉलर की रफ्तार से बढ़ रहा है। प्लस ओपेक ओपेक कंप्लीटली ट्राई कर रहा है कि अपनी फुल कैपेसिटी से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए। सऊदी बढ़ा रहा है, यूएई बढ़ा रहा है, काफी सारे ओपेक देश अपनी प्रोडक्शन फुल कैपेसिटी पे आ चुके हैं। नॉन ओपेक देश भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की गुंजाइश में है और अभी समर डिमांड खत्म हो जाएगा, अक्टूबर से ठंडी स्टार्ट होगी। वो टाइम पे शायद आपको चांसेस है कि मार्केट में एक यू टर्न देखने मिले और प्राइस तेजी का हो। बट करंट सिनारियो में आगे के 3 महीने सारे बैकवर्डेशन में आ चुके हैं, तो एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट में थोड़ी सी और मंदी रह सकती है और प्राइस 80-82 डॉलर के इर्द गिर्द मार्केट सस्टेन कर सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से कच्चा तेल 6,700 से लेके 6,300 तक के लेवल के लिए भी आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। बट लॉन्ग टर्म अभी भी मैं वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखूंगा, अभी बाइंग इनिशिएट करने की सलाह नहीं दूंगा मैं। ऑल राइट, तो हल्की सी वीकनेस यहाँ पर जारी रह सकती है। 90 के स्तर क्लियरली जस्ट अबाउट होल्ड ही कर रहे हैं। गिरावट यहाँ पर कभी भी आ सकती है। बात अब यहाँ पर नेचुरल गैस की करेंगे जहां पर तेजी बरकरार रही है। रवि, यहाँ पर क्या व्यूज हैं? जरूर से नेचुरल गैस में भी जिस हिसाब से सारे जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स है उसमें थोड़ा बहुत हायर लेवल से गिरावट है, तो उसका भी एक आज नेगेटिव साइड का जो इम्पैक्ट है वहां रह रहा है। आई थिंक बेटर जो क्रूड के फंडामेंटल है उससे थोड़े फंडामेंटल नेचुरल गैस के अलग है, क्योंकि नेचुरल गैस में बात करें तो वहां पे सप्लाई का एक बड़ा इश्यू आगे वो एक हैंगओवर खड़ा रहा है। क्योंकि पर्टिकुलर बात करें तो जो क्रूड में उछाल या गिरावट है उसमें ईरान डील का भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब भी न्यूज आता है कि ईरान की डील होगी तो बेसिकली प्राइसेस में करेक्शन आता है। कल जैसे न्यूज आए थे कि डील डिले होगी तो प्राइसेस अपवर्ड है, तो डिमांड सप्लाई के बिटवीन क्रूड फंसा है। बट नेचुरल गैस में मेरा मानना है कि अगर अगस्त एंड तक अगर ये रशिया एंड जर्मनी के बिटवीन अगर ये नॉर्ड वन को लेके कोई बड़ी डील नहीं हुई तो आगे जाके यूरोप में जो डिमांड सितंबर ऑनवर्ड बढ़ेगी तो इतना सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो मेरा मानना है कि अभी थोड़ा बहुत करेक्शन है, बट अगर प्राइसेस 710 के करीब आ जाता है तो वहां पे आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पे दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 690 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रख सकते हैं। अपर साइड मेरा मानना है कि प्राइसेस 650 से लेके 750 से लेके 770 तक मूव कर सकता है। उसमें दूसरा, जो लोग सेफ ट्रेडर है, जो लोग ज्यादा रिस्क लेना नहीं जानते या नहीं चाहते, वो लोग क्या कर सकते हैं, अभी ऑप्शन काफी एक्टिव है। अगर नेचुरल गैस के ऑप्शन की आप लिक्विडिटी देखें, इनफ लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो ऑप्शन से ट्रेड करें। जब तक अगस्त एंड नहीं आता तब तक भारी वोलेटिलिटी रहेगी। तो मेरी एडवाइस है कि 700 के कॉल ऑप्शन लेके वहां पे एक तेजी का व्यू बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी लिया जा सकता है। एब्सोल्युटली, ऑप्शंस में एमसीएक्स में हमने काफी कारोबार होता हुआ देखा है, तो चाहे वो कच्चा तेल है जहां पर 75% की एज ऑफ नाउ भागीदारी है, या फिर नेचुरल गैस जैसे रवि कह रहे हैं वहां पर भी हमने अच्छे खासे पार्टिसिपेशन आते हुए देखे हैं। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे जहां पर भी कुछ मुनाफा वसूली के साथ आज कारोबार है। धर्मेश, यहाँ पर कोई टॉपिक आपकी? टॉपिक रहेगी कॉपर में। मैं कॉपर में मंदी की सलाह दूंगा। कॉपर में अच्छी खासी एक पुल बैक रैली देखने मिली थी, ऑलमोस्ट अगर आप देखिए 620 से 670-80 तक। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट कंसोलिडेट करके वीकनेस जोन पे आ जाएगा। डॉलर काफी स्ट्रांग हो रहा है, इस कारणवश भी आपको एक प्रेशर मिल सकता है। प्लस अगर आप देखिए ग्लोबली मार्केट की आर्थिक परिस्थिति थोड़ी सी खराब आने की गुंजाइश काफी हाई है, इस कारणवश आप देखिए तो बेस मेटल भी इसे फॉलो करेगा। कॉपर ऑलरेडी अगर आप देखिए तो मार्केट में 20 रुपए और गिर चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 660 से 650 के स्तर के लिए आप कॉपर में यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट, मुनाफा वसूली जारी रह सकती है। कॉपर में हाइज हमने जरूर बनते हुए देखे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल फिलहाल यहाँ पर नहीं लगते हैं। रवि, एग्री स्पेस में आपका क्या रुझान है? यहाँ पर कोई टॉप ट्रेड्स, बिकॉज काफी सारे इकोनॉमिक डेटा यहाँ पर भी हैं, बुआई से लेकर इंटरनेशनल क्यूज से लेकर और बाजार में आवक तक। यहाँ पर आपकी कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? आज की जो भी स्ट्रेटेजी करे वो आप थोड़े 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का व्यू रख के करें, क्योंकि फेस्टिविटी के हिसाब से काफी मंडी आज बंद है। तो मेरे हिसाब से एक लैकलस्टर ट्रेड की आज उम्मीद करनी चाहिए। बट स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज जीरा में हल्की सी गिरावट है। हायर लेवल से थोड़ा बहुत करेक्शन जीरा के प्राइसेस में आया है, बट ऑल ओवर ट्रेंड मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। अभी जो प्राइसेस 24,990 चल रहा है, अगर 24,880 से 900 करीब मिल जाता है तो जीरा में एक बार 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग की पोजीशन लेनी चाहिए। सप्लाई साइड काफी कमजोर है, 24,500 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह में जीरा में 25,800 तक के लेवल्स अप्रोच होने चाहिए। तो ये जो भी डिप मिल रहा है वहां पे मैं जीरा में लॉन्ग रहूंगा। वहीं कैस्टर देखे तो एक रेंज में फंसा है, 7,100 से लेके 7,600 एक ब्रॉडर रेंज में 3 महीने से कारोबार हो रहा है और अभी वो अपर रेंज में है। और साथ में अभी कोई सप्लाई या डिमांड के इतने ज्यादा न्यूज नहीं आ रहे, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी
रहने जाए। टेक्निकली बड़ा रेजिस्टेंस है 7600 का, तो कैस्टर सीड में 7600 के स्टॉप लॉस के साथ सेल की पोजीशन ली जा सकती है। डाउन साइड 7450 से लेकर 7400 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। ऑलराइट, वो टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर एग्री स्पेस में भी आपको दी गई हैं, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। धर्मेश, रवि आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जब लौटेंगे तो फुल फोकस यहाँ पर करेंगे स्पिनिंग मिल्स की क्या हाल है उसके ऊपर, और इमामी एग्रोटेक जो कि स्पाइसेस में यहाँ पर लॉन्चेस लेके आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स लेके आएंगे। आपका स्वागत है और हमारे साथ अब इमामी एग्रोटेक के डायरेक्टर कृष्ण मोहन न्यायपति जुड़े हैं। मिस्टर न्यायपति, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। क्लियरली कमोडिटीज में तो आप जाने ही जाते हैं और अब आपकी एक नई पहल भी है जो कि मसाला कारोबार में एंट्री है, जहां पर मंत्रा स्पाइसेस के नाम से आपने ये ब्रांड उतारा है। कौन से मसाले हैं, सिंगल हैं, ब्लेंडेड हैं, और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आगे जाकर? मनीषा जी, पहले आपको, सीएनबीसी टीम को और आपके सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। मंत्रा के बारे में अगर मैं जानकारी दूं तो हम अभी प्योर स्पाइसेस और ब्लेंडेड स्पाइसेस दोनों को लेकर मार्केट में आए हैं। करीबन 12 वेरिएंट्स को हम लॉन्च कर रहे हैं। मार्केट में ऑलरेडी ये अवेलेबल है। पिछले 15-20 दिन से हमारा टीम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि हमारी आगे की स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम इस स्पाइसेस वर्टिकल से करीबन 700 से 1000 करोड़ का टर्नओवर अगले 5 साल में रिकॉर्ड करें, और करीबन 5 लाख दुकानों की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी स्ट्रेंथ हम 3 साल में पहुंचना चाहते हैं। तो ये बाय एंड लार्ज हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। मिस्टर न्यायपति, किस तरह की ग्रोथ है फिलहाल मसालों के बाजार में? ब्रांडेड, लूज मसाले कैसे कैटेगराइज देखते हैं आप? आज मनीषा जी करीबन भारत में 80 करोड़ का स्पाइसेस बिकता है, जिसमें ब्रांडेड करीबन 30,000 करोड़ के ब्रांडेड स्पाइसेस बिकते हैं। यानी करीबन 40% की बिक्री ब्रांडेड कंपनीज करते हैं और बाकी लूज में बिके जाते हैं। मगर ये ब्रांडेड जो है वो करीबन सालाना 16 से 20% की ग्रोथ हर साल आगे भी 5 सालों में आने की उम्मीद है हमें। पिछले 3-4 साल में भी यही ग्रोथ रेट आ रहा है और हम आशा करते हैं कि आगे भी यही ग्रोथ बने रहे, और इसलिए ये कैटेगरी एक अच्छी स्पेस है। और हम इसमें एक अपना इमामी के नाम से और मंत्रा और हेल्दी एंड टेस्टी के नाम से हम अपना योगदान देना चाहते हैं, कंज्यूमर को एक ऑप्शन देना चाहते हैं। मिस्टर न्यायपति, अगेन जब हम स्पाइसेस एज अ कमोडिटी देखते हैं, और क्योंकि हम कमोडिटी अंडरलाइन कमोडिटी के प्राइसेस भी यहाँ पर फॉलो करते हैं, काफी वॉलेटिलिटी रहती है यहाँ पर। एंड अगेन इंडिया क्लियरली यहाँ पर स्पाइसेस के मामले में एक बहुत बड़ा बाजार है। सदर्न इंडिया में ज्यादातर यहाँ पर स्पाइसेस हैं, गुजरात में भी है। आप ज्योग्राफिकली यहाँ पर कैसे स्प्रेड हैं, सोर्सिंग से लेकर सेलिंग तक? सोर्सिंग के मामले में मनीषा जी हम लोग सोर्स कर रहे हैं जहां पे भी अच्छा प्रोडक्ट मिले। तो हम साउथ से भी मंगा रहे हैं, राजस्थान से भी हमारे स्पाइसेस आ रहे हैं। तो जहां जहां से सबसे अच्छा टर्मरिक हो या चिली हो या कोई भी ब्लेंड हो, हम वहां से ही सोर्स कर रहे हैं। जहां पे भी भारत में उसकी खूबी होती है हम वहीं से मंगा रहे हैं। हमारा प्लांट हमने जयपुर में सेटअप किया हुआ है। जयपुर में हम पूरी स्पाइसेस की पूरी ग्राइंडिंग और पैकिंग जयपुर में हो रहा है अभी। ओके, एक फाइनल सवाल मिस्टर न्यायपति, एंड क्लियरली आप जैसे आपने कहा कि आप हल्दी, मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर एंड देन ब्लेंडेड में भी यहाँ पर हैं, किस कैटेगरी में आप ज्यादा ग्रोथ आगे बनता हुआ देखते हैं? क्योंकि जिस तरह का फिलहाल चलन है, ब्लेंडेड मसाले यहाँ पर बेहतर करते हैं। आई मीन आई नो छोले मसाला, सांभर मसाला, इस तरह के मसाले काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट्स में फिलहाल हैं। या हम भी वही उम्मीद करते हैं कि ब्लेंडेड मसालों में ही मार्केट का ग्रोथ थोड़ा ज्यादा रहेगा। प्योर तो रहेंगे मगर ग्रोथ जो होगा वो ब्लेंड्स में ही ज्यादा होगा, हमारी उम्मीद है। और हम यही आशा करते हैं कि हमारा ग्रोथ भी उसी ब्लेंड्स में कैटेगरी में ही आए। एब्सोल्युटली मिस्टर न्यायपति, कंग्रेचुलेशंस। और जैसे आपने कहा 12-15 दिनों से ऑलरेडी यहाँ पर एक लॉन्च है। आई एम श्योर आपको स्ट्रॉन्ग फीडबैक्स यहाँ पर मिल रहे हैं। आगे भी यहाँ पर आपसे बात होगी और आशा यही करते हैं कि जिस तरह की ग्रोथ की आप यहाँ पर उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा ही आपको मिले। बहुत शुक्रिया हमारे लिए। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
ऑलराइट, तो वो तो हुई मसालों की बात और एक नया लॉन्च यहाँ पर मंत्रा के नाम से इमामी एग्रोटेक की तरफ से आता हुआ। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं, जहां पर एक महीने में 15% के गेन्स हमने प्राइसेस में आते हुए देखे हैं। हमारे साथ साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जगदीश चंद्रन हैं। जगदीश जी नमस्कार। जिस तरह की तेजी यहाँ पर रॉ मटेरियल के प्राइसेस में मिली है, किस तरह से स्पिनिंग मिल्स इसको एब्जॉर्ब कर रही हैं? Namaskar ji, Christian Jayanti to all your viewers. Thank you. Thank you. See, the prices of the cotton is already crossed 1 lakh again. When the import of the cotton is allowed, the cotton prices came down. But it doesn't. It was there only for a very short time. Again, the prices are shooted up back to 1 lakh and odd. Because why now? Because of MCX trading and MNC. So we small and medium spinners are not in a position to get the cotton from import because they don't have financial capacity or the infrastructure or the quantum to buy the import. So import of the duty removal import is not benefiting the small and medium spinners in India. In India, there are about more than 30% of the small and medium spinners. If the situation continues for some more time, I think in India the small and medium spinners will vanish. जगदीश, जैसे आपने कहा कि 30% यहाँ पर स्मॉल और मीडियम साइज स्पिनर्स हैं और हमारी पहले भी कॉटन इंडस्ट्री से बात हो रही थी और ये सुनने को मिला कि काफी हद तक स्पिनिंग मिल्स ने अपनी कैपेसिटी यहाँ पर कम की है। कहाँ पर ये ज्यादा है? अगर प्राइसेस इसी लेवल पे रहते हैं तो आगे क्या इम्पैक्ट रह सकता है स्पिनिंग मिल्स पर? Spinning mills, there is no orders for this price. Because the China cotton is around 85,000 and Pakistan cotton is 75,000 per candy. But Indian cotton is still about 1 lakh. So there are no export orders or domestic orders are not coming. So automatically when you buy this cotton this price, it is about 40 to 50 rupees per kg loss. So already mills are shut down, their 50% shut down. And 25% has reduced their capacity. If this situation continues for a couple of months and the central government and state government doesn't interfere in the long term, that is banning MSI in China, the multinationals cannot hold the cotton. In India, MNC can hold the cotton. Because like that, if India doesn't, if it allows MNC to hold the cotton, next year whole industry will get collapsed. Because the textile spinning mill is a very high capital intensive units. Clearly. If when there is a chain, it gets the most important chain link between the farmers and the down value chain. If the chain spinning mill industry collapse, the banks will get collapsed and whole industry could collapse. Clearly. Mr. Chandran, आपको क्या लगता है कॉटन की फेयर वैल्यू आपको क्या लगता है फिलहाल होनी चाहिए? और जैसे आपने कहा स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट value is the around 55 to 65,000 is the fair value. Okay. Because the MNC minimum support price is around 50,000. Right. Even the farmers want good price because the farmers are not getting 65,000. Only purely MNCs and MCX are doing this speculations. मिस्टर चंद्रन, आपने कहा कि आपने कहा कि आप स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पर क्या कुछ रिप्रेजेंटेशंस आपने करी हैं गवर्नमेंट के सामने? We have given continuously representation to stop the MCX trading in the cotton and to control the MNC in the speculation. But government is, I don't know what is the problem. The government is not able to interfere in this. We are a very small and medium sellers. We have felt very down. And added on that, in Tamil Nadu, the EBA is going to increase the electricity charges. I think in a very short span of time, whole industry in the will get small and medium will be no more. Will be in the textile as a chain. I think India will lose that because India's strength is a small and medium the textile value chain. So it is going. I think the only big players, only MNCs will be hereafter. Like golden days, like East India Company, that only big MNC will come into the textile. All the Indian spinners will, small medium will go off that. मिस्टर चंद्रन, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। क्लियरली जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारी यहाँ पर चिंताएं हैं, प्राइसेस वे अबव हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के और फेयर वैल्यू जैसे आपने कहा एमएसपी के तो बहुत ऊपर यहाँ पर भाव हैं ही और स्पिनिंग मिल्स क्लियरली इसका इम्पैक्ट यहाँ पर फिलहाल बर्दाश्त कर रही हैं। ऑर्डर्स नहीं है सामने, प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, कैपेसिटी बहुत ज्यादा कट होती हुई नजर आई है, तो क्लियरली एक नजर वहां पर आगे मार्केट पर रहेगी ही। लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद सुमित मेहरोत्रा जुड़ेंगे आपके साथ इक्विटीज के एक्शन के लिए।